हम जो है रिवाइज करेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। हम देखें तो फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट, P&L, इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब आता है। इनफैक्ट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अनेक्स होता है। याद रखना, बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर। तो P&L के साथ इनकम एक्सपेंडिचर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए नहीं है? दो सब बोल सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, OPC, स्मॉल कंपनी, और प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप वाली, ठीक है। तो दिस कंपनी को ज़रूरत नहीं है इन प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो ठीक है, ओके। तो दो सब हमने बोल दिया, जितना जो है एंड पे तो यही है कि दो सब अपन ने बोल के ख़त्म कर दिया इसको, ठीक है। सो फिर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है, बुक्स एंड पेपर भी रखना है। बुक्स एंड पेपर जो है वो डैट पे होना चाहिए, डबल एंट्री, एक्रूअल बेसिस, T से ट्रू एंड फेयर व्यू, और T से ट्रांजेक्शन जो है उसको भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन ट्रांजेक्शंस। और एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन इफेक्टेड एट, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो, ब्रांच ऑफिस में हुए हो, ठीक है। बुक्स एंड पेपर तो रखना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बुक्स एंड पेपर दोनों रखने का है, ये अकाउंट्स ऑफ कंपनी से बोला गया, ठीक है। अब यही बात आती है जब लोकेशन की। ये तो अभी अपन ने जो बोला, तो बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक्स एंड पेपर की अपन ने बात करी, डैट की अपन ने बात करी, राइट। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो भैया रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लो या अदर प्लेस इन इंडिया। पर जब अदर प्लेस में रख रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसाइड कर लो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन में पास कर लो, और रिजोल्यूशन के 7 दिन बाद रजिस्ट्रार को बता दो कि हम इधर इधर रख रहे हैं। ब्रांच ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन एट ब्रांच ऑफिस, तो ब्रांच ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन एट ब्रांच ऑफिस कैप करो उधर, और समराइज रिटर्न इधर भेज दो। सी, ब्रांच ऑफिस तुम्हारी कहीं भी हो। अब बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन एट ब्रांच ऑफिस, कि ब्रांच ऑफिस में कोई सा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उनके रिस्पेक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उधर रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफिस में जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं, वहाँ पे रखो, समराइज रिटर्न भेज देने का। कितने लफड़े के बारे हो, इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, इन और आउटसाइड इंडिया, ब्रांच ऑफिस तुम्हारा कहीं भी हो। बुक्स प्रिजर्व करना है 8 साल के लिए और 8 साल से ज़्यादा के लिए। इफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा, तो आपको 8 साल से ज़्यादा पे रखना है। ओनली डायरेक्टर कैन आस्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया इंस्पेक्ट करना है तो डायरेक्टर कैन आस्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया। मेंबर तो आस्क ही नहीं कर सकता। अगर हम देखें ना, मेंबर नहीं आस्क कर सकता, डायरेक्टर कर सकता है। ना तो उसका पावर ऑफ एजेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ना तो एजेंट कोई नहीं कर सकता, डायरेक्टर खुद ही करेगा। आस्क फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया, और फिर उसके लिए डायरेक्टर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, एंड इन 15 डेज कंपनी प्रोड्यूस कर देगी। रिक्वेस्ट करेगा क्या मेरे को यार ये डिटेल चाहिए या इस पीरियड की चाहिए, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो जो है डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा भैया कि दो मेरे को, और सामने वाला 15 डेज में दे देगा, ठीक है। और समराइज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया, ठीक है। क्वार्टरली जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है आउटसाइड इंडिया, इंडिया में क्वार्टरली देता है। इंस्पेक्शन की बात है तो इंस्पेक्शन की बात अपन ने देख ली है। पर्सन जिसको कंप्लायंस करना है इन सब चीज़ों का, पर्सन जिसको कंप्लायंस करना है, ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, MD, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, अदर पर्सन, इनको कंप्लायंस करना है प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो कंप्लायंस करना है MD, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस वाला, CFO और अदर पर्सन, CFO या अदर पर्सन बाय द बोर्ड। तो MD, होल टाइम डायरेक्टर, CFO या अदर पर्सन। तो MD, होल टाइम डायरेक्टर, CFO या अदर पर्सन है तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है CFO का मतलब, और होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस वाला, होल टाइम डायरेक्टर भी फाइनेंस वाला। और अगर कभी कंप्लायंस नहीं करा है तो इम्प्रिजनमेंट है 50,000 से 5 लाख का, और फाइन है 1 साल का। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर इंस्पेक्शन करेगा, तो अभी अपन ने बात करी ना कि डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट कर सकता है, तो इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट का बिजनेस आवर्स में ही होगा। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन का तो रिक्वेस्ट करोगे तो इन्फॉर्मेशन का आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जो है सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट भी बाय ऑथराइज पर्सन बाय बोर्ड रिजोल्यूशन। तो सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बाय ऑथराइज पर्सन बाय बोर्ड रिजोल्यूशन। तो इंस्पेक्शन जो है वो बिजनेस आवर्स में होगा,
रिक्वेस्ट करेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बिजनेस आवर्स में होगा, तो लिखा हुआ है, ठीक है। और सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑथराइज पर्सन कर सकता है बाय बोर्ड रिजोल्यूशन। अगर हम बात करें इंस्पेक्शन की, तो देखो 128 में डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, अभी पड़ा है, ठीक है। फिर 206 में रजिस्ट्रार या ऑफिसर ऑथराइज पर्सन, ऑफिसर एज ऑथराइज, वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, ये 206 में अपन ने पढ़ा है। रेगुलेशन 89 करके है, तो उसमें बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमाइन करेगी टाइम प्लेस जो भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन रखेगी इंस्पेक्शन फॉर मेंबर की इस टाइम प्लेस पे जो है, इस प्लेसेस पे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन रखी जाएगी फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर। तो डायरेक्टर कर सकता है 128 में, रजिस्ट्रार कर सकता है 206 में, मेंबर कर सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन। रेगुलेशन 89 में बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमाइन करेगी एट वॉट एक्सटेंट, वॉट टाइम, एट वॉट प्लेसेस, एट वॉट कंडीशन आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, तो कर लो इंस्पेक्शन। मेंबर के पास राइट तभी होगा जब लॉ बोले या जब बोर्ड बोले और बाय कंपनी जनरल मीटिंग, ठीक है। जब लॉ बोले, बोर्ड बोले, या तो कंपनी बोले जनरल मीटिंग में, तो लॉ ने बोल दिया, बोर्ड ने बोल दिया, कंपनी ने बोल दिया जनरल मीटिंग में, और 212 में SFIO बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्टर 128 है, रजिस्ट्रार 206 है, SFIO 212 है, मेंबर भी कर सकता है, ठीक है। वापिस बोल देता हूँ कि लोकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस है, दूसरी प्लेस पे भी हो सकती है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, 8 फाइनेंशियल ईयर तक रखना है, डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया, क्वार्टरली समराइज रिटर्न नजर आते हैं, रिक्वेस्ट करोगे 15 दिन में सामने वाला फर्निश कर देगा, और बिजनेस आवर्स में जो है इंस्पेक्शन होगा। चलो ठीक है, छोड़ दिया अपन ने, तो अपन ने देखा। चलो अपन पढ़ते हैं आगे की तरफ कि इंस्पेक्शन में बोला है कि डायरेक्टर और एजेंट, उसका CA फ्रेंड है, तो क्या बोला है कि नो रीजनेबल ऑब्जेक्शन टू एजेंट, एजेंट यूज इंफॉर्मेशन फॉर पर्पज ऑफ प्रिंसिपल। जैसा बोला है कि ऑडिटर जो है, तो वही चीज़ इधर लिखी हुई है कि डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, 206 में रजिस्ट्रार कर सकता है, मेंबर भी कर सकता है, एट वॉट टाइम वॉट एक्सटेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमाइन करेगा, मेंबर तब जो है इंस्पेक्ट कर देना। मेंबर को राइट है जब लॉ बोले, बोर्ड बोले, या इनफैक्ट जनरल मीटिंग में बोल दे, ठीक है। और 212 में SFIO कर सकता है। ये तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑथर के डिफरेंट व्यू है। डायरेक्टर नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, डायरेक्टर कर सकता है इंस्पेक्शन, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। बात करें अगर हम, ठीक है, 129 की, ठीक, तो अब जो है अपन ने ओके राइट फिनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट 129 ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, अपन ने पढ़ा था। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो डेट पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, डेट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा था कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होनी चाहिए, वो प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा बुक्स एंड पेपर की बात करी थी। ओके, वो बुक्स एंड पेपर की बात करी थी। अगर हम बात करें ना, वो बुक्स एंड पेपर की बात करी थी कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, एक्चुअल बेसिस पर होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सप्लेन करें ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस में है या ब्रांच ऑफिस में, ठीक है, ये अपन ने बात करी। ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, कंप्लाई करना है AS का, तो ट्रू एंड फेयर। और अब बात कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट की, तो डेट हो गया। फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है 83 मतलब कि AS का कंप्लायंस करना है, ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, AS का कंप्लायंस, ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। वाह, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड ब्रो, चलो 83, क्योंकि ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, AS का कंप्लायंस करना है तो ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। भाई AS का तुमको कंप्लायंस करना है, शेड्यूल 3 होना चाहिए, तो ट्रू एंड फेयर व्यू AS कंप्लायंस करो, शेड्यूल 3, ट्रू एंड फेयर व्यू AS कंप्लायंस करो, शेड्यूल 3, तो 83 AS कंप्लायंस करो, ट्रू एंड फेयर व्यू शेड्यूल 3, तो बुक्स ऑफ पेपर भी ट्रू एंड फेयर व्यू था। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ले डाउन करते हैं AGM में, क्या ले डाउन करते हैं AGM में, फिनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो तुम बोल रहे हो कि 83 के हिसाब से होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को AGM में रखेंगे। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बन सकते हैं, क्योंकि आप ले करोगे ना AGM में, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं और AS इंड AS के हिसाब से बनते हैं। नो नीड टू प्रिपेयर इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। अरे शेड्यूल 3 एंड AS इंड AS के हिसाब से बनते हैं,
अभी अपन ने बात करी थी 83 में एएस और शेड्यूल 3। नो नीड टू प्रिपेयर इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज पर दी एज, देन शेड्यूल 3 भी चलेगा। अगर एज के हिसाब से जरूरी नहीं है तो शेड्यूल 3 भी चलेगा, सफिशिएंट कंप्लायंस मान लिया जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अगर एज के हिसाब से कंप्लाई करने की तो हमारा शेड्यूल 3 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, होना चाहिए चलो दोनों, पर एज के हिसाब से कंप्लायंस करने की नीड ही नहीं है। जब नीड ही नहीं है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से चल जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर आती है बात कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इसके पहले बस एक बार यही पड़ेगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में रखना है। अब क्या बोला है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नो नीड टू प्रिपेयर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंपनी, इफ कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, कंपनी इज अ सब्सिडियरी कंपनी एंड ऑल मेंबर नॉट ऑब्जेक्ट नॉट टू प्रिपेयर, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं करा, अगर आपने प्रिपेयर नहीं करा तो प्रिपेयर नहीं करा आपने, तो किसी ने भी आपके अगेंस्ट में नहीं बोला, किसी ने भी आपके खिलाफ नहीं बोला। आप सब्सिडियरी थे, सब्सिडियरी है, सारे मेंबर ने, किसी ने भी आपके खिलाफ में नहीं बोला भाई मत बना, क्या जरूरत है। तो कंपनी तो सब्सिडियरी कंपनी, नो नीड टू प्रिपेयर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नो नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, नो नीड टू प्रिपेयर इट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, कंपनी होली ओन सब्सिडियरी, ये सब लिखा हुआ है क्या? ओके, ये नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कंपनी तो होली ओन सब्सिडियरी और इज अ पार्टी ऑन सब्सिडियरी और अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर हैव बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग। ओके, डू नॉट ऑब्जेक्ट, ओ ठीक है, वो तो ठीक है, वो सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, लिख लेते हैं। तो ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको फॉलो करनी है कि कंपनी सब्सिडियरी कंपनी और सारे मेंबर किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं कराया, तुमने नहीं बनाया तो, और ये कंपनी अनलिस्टेड सब्सिडियरी है। इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस बनाया है, ठीक है, तो तुमने नहीं बनाया, मेंबर ने ऑब्जेक्ट भी नहीं करा। मेंबर ने इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं करा क्योंकि इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने बना दिया यार, और अनलिस्टेड सब्सिडियरी। अब बात कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? वही एमडी, डब्ल्यूडीडी, फाइनेंस वाले, सीएफओ, ये पर्सन चार्ज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सीएफओ के रिस्पेक्ट में कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जो है एमडी होल्ड ऑन डाटा फाइनेंस, सीएफओ पर्सन चार्ज बाय बोर्ड। डिफेंस वाली गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, टू द एक्सटेंट जिन पे ये सेगमेंट रिपोर्टिंग लगता है, जहाँ तक टू द एक्सटेंट सेगमेंट रिपोर्टिंग लगता है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इतना कुछ खास नहीं था ये, तो इतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, रीओपनिंग की बात करें तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है, अब सिंपल सी बात है, रीओपनिंग की बात करें तो रीओपनिंग और रिवीजन। तो अगर हम रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर से कंपनी को रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। जो भी है वो 8 साल करंट ईयर और प्लस 8 साल प्रीवियस ईयर के। ठीक है, बुक कैप फॉर मोर देन 8 ईयर्स एंड रीओपनिंग लॉन्ग भी हो सकती है। तो अगर जब सिंपल से आते कोर्ट या ट्रिब्यूनल बोल रहा है कंपनी को, तो सिंपल से आते समझो भाई, एप्लीकेशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, सेबी देगा। नहीं रीओपनिंग करवाना है तो सेबी देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटी अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी सभी देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा, सेबी भी देगा। रेगुलेटरी बॉडी तो सब देंगे ही देंगे, कंसर्न पर्सन भी जो देंगे। देखो, सबसे हाई में सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे लो पे जो है पर्सन कंसर्न। फिर जो अर्रे छर्रे सेबी, आईटी, अभी तो यही है रेगुलेटरी बॉडी, ये सब जो है अप्लाई करेंगे। फिर कोर्ट इनको नोटिस देगा, इनसे रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, फिर उसके बाद ऑर्डर देगा। ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट अर्लियर अकाउंट प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट अर्लियर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हुए फ्रॉडुलेंट मैनर में, या कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज्ड ड्यू टू डाउट रेस्ड अबाउट रिलायबिलिटी। तो पुराने जो अकाउंट है ना वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हैं, ठीक है, उसका ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि जो उनके पुराने अकाउंट है ना वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हैं, या तो मिसमैनेजमेंट है, तो फ्रॉडुलेंट है, या मिसमैनेजमेंट है तो मिस फ्रॉड हम बोलते हैं कि देयर इज अ मिसमैनेजमेंट ड्यू टू द डाउट्स रेस्ड ऑफ द रिलायबिलिटी। ठीक है, मिस रिलायबल फ्रॉड कि मिसमैनेजमेंट है क्योंकि डाउट ओवर द मिसमैनेजमेंट, कंपनी अपना मिसमैनेजमेंट है क्योंकि डाउट ओवर द रिलायबिलिटी है, और अर्लियर अकाउंट प्रिपेयर हुए है या तो फ्रॉडुलेंट मैनर में। ठीक है, तो अगर जो है अर्लियर अकाउंट प्रिपेयर हुए हैं फ्रॉडुलेंट पर्पस में, तो मिस रिलायबल फ्रॉड की कंपनी मिसमैनेज्ड ड्यू टू डाउट रेज्ड अबाउट रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के रिस्पेक्ट में डाउट रेज था, ठीक है, और मिसमैनेज है ड्यू टू डाउट रेज इन रिलायबिलिटी, और कंपनी अफेयर जो है, कंपनी अकाउंट जो है प्रिपेयर हुए फ्रॉडुलेंट मैनर में। सिंपल सी बात है यार,
ऑर्डर दे देंगे, ठीक है, टू द इफेक्ट, ऑर्डर दे देंगे टू द इफेक्ट, ऑर्डर दे देंगे टू द इफेक्ट, क्या टू द इफेक्ट कि अर्लियर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हुए हैं फ्रॉडलेंट मैनर में, तो ऑर्डर दे देंगे टू द इफेक्ट कि जो अर्लियर अकाउंट है वो प्रिपेयर हुए हैं फ्रॉडलेंट मैनर में और कंपनी अकाउंट्स में मैनेजेड ड्यू टू डाउट ओवर द रिलायबिलिटी, ठीक है। जो भी है बोर्ड रिपोर्ट की बात है तो बोर्ड रिपोर्ट अटैच होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, वो इंक्लूड होंगे ये सब, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट 143/12, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन, ये सब होगा। साइन कौन करेगा? सी, चेयरमैन और 2D, C+2D नहीं है, ये चेयरमैन और 2D है, ठीक है। जब जब बोलते हैं कि चेयरमैन के साथ 2 डायरेक्टर है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, चेयरमैन के साथ दो डायरेक्टर होते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें रिवीजन की, ये तो अपन ने बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो बोर्ड रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने यही करा है कि चेयरमैन और 2 डायरेक्टर जो है, और 2 डायरेक्टर है वो करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक MD होना चाहिए। तो चेयरमैन या 2 डायरेक्टर जिसमें से एक MD होना चाहिए, जो भी है। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब वॉलंटरी रिवीजन है, इसमें जो अटैच्ड नहीं है, वॉलंटरी रिवीजन है, कंटेंट ऑफ DRS है, वो भी इधर कोई मतलब नहीं है समझने का, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये समझना कि भाई वॉलंटरी रिवीजन फिनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट का, अभी अपन ने रीओपनिंग जो पढ़ी, वो अपन ने रीओपनिंग पढ़ी कि रीओपनिंग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट का होगा, रीओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा, रीओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट का होगा। अब ये क्या पढ़ रहे हैं? वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट। वॉलंटरी रिवीजन किसने है? बोर्ड रिपोर्ट का फाइनेंशियल। तो हम अगर बात करें कि वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, भाई वॉलंटरी रिवीजन करना है तो बोर्ड रिपोर्ट वॉलंटरी रिवीजन करेगी, तो बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल जो है अप्रूव कर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। पर अप्रूव करने से पहले वही है ना, रिप्रेजेंटेशन देंगे, नोटिस देंगे इनको, उनसे रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एप्लीकेशन देगा सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ओपिनियन में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर 129 नहीं बने हैं, 83, या अपन बोले कि जो है बोर्ड रिपोर्ट जो है 134 कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो रिवीजन के लिए अप्लाई किया, रिवाइज एक बार कर सकते हो। एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी एनी ऑफ द 3, ठीक है, एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इंपॉर्टेंट क्या है? एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से कोई सा भी एक, तो पिछले 3 साल में किसी को भी हम जो है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब डिटेल रीजन ऑफ रिवीजन, अभी आप अब रिवीजन कर रहे हो तो आपको रीजन तो बताना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट सेंट ऑलरेडी टू मेंबर, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट ऑलरेडी हमने सेंड कर दिया है और हमको लग रहा है क्या रिवीजन तो करना पड़ेगा, डिलीवर कर दिया रजिस्ट्रार को या लेट कर दिया है AGM में, डिलीवर कर दिया रजिस्ट्रार को या लेट कर दिया AGM में, जो भी है जो डिवीजन है कन्फाइंड टू 129 134 कंप्लायंस एंड सम कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन, नॉट मोर देन दैट। अगर हमने दे चुके हैं, सेंट आउट करें, तो रिवीजन में भी कन्फाइंड टू 129 124 कंप्लायंस, करेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, revision confined to correction in respect of previous financial statement or board report do not comply with the provisions of 129 and 134। तो रिवीजन सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में ही कन्फाइंड होना चाहिए टू 129 एंड 134 कंप्लायंस एंड सम कंसिक्वेंशियल, एनी ऑफ द कंसिक्वेंशियल अल्टरेशन, बस। ये अपन ने बात करी है वॉलंटरी रिवीजन की, राइट। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल अगर ऑलरेडी सेंड है तो रिवीजन जो है कन्फाइंड टू 129 134 एंड सम कंसिक्वेंशियल अल्टरेशन से, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब रही बात आती है तो बोर्ड रिपोर्ट की, तो बोर्ड रिपोर्ट में तो वही चेयरपर्सन और जो है 2 डायरेक्टर में से एक MD जो है इसको साइन करता है। रही बात आती है अप्रूवल की, तो ये समझ लेना अप्रूवल इन साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तो अपन ने बात करी कि भैया चेयरमैन और 2 MD जिसमें से 2 डायरेक्टर जिसमें से एक MD होना चाहिए, वो साइन करता है बोर्ड रिपोर्ट। ये बोर्ड रिपोर्ट में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अप्रूवल इन साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन करता है, बोर्ड मीटिंग में। ये BR बोर्ड रिपोर्ट नहीं है। अप्रूवल क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास कर देगा। RBC और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं भैया, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन्होंने अप्रूव कर दिया, साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर ऑन विच एक MD, CEO CFO CS, ठीक है। तो CEO CFO CS ये तीनों भी करेंगे, ठीक है। OPC में तो एक ही डायरेक्टर होता है तो वही कर सकता है,
अप्रूवल, ठीक है, कर दिया, साइनिंग हो गई, सबमिट कर दो, अटैच कर दो ऑडिट रिपोर्ट के साथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो गई है, इंक्लूडिंग CSSV जो है वो सबमिट कर दो ऑडिटर को, सबमिट कर दो ऑडिटर को और अटैच कर दो विथ एनुअल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल, देखो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, जो भी है, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट, ये देखो ये हो गई कॉपी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कॉन्ट्रावेंशन करा है तो उस पर पेनल्टी है 50,000 से 25 लाख और 50,000 से 5 लाख, ये सब पे पेनल्टी, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। फिर जो है अगर, ठीक है, ये अकाउंट्स ऑफ कंपनी में अपने पढ़ लिया, ठीक है। सो अब रही बात CSR की, तो 135 CSR है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये फॉरेन कंपनी पे भी लगता है, राइट, और फॉरेन कंपनी पे लगता है तो वही 500 हज़ार नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, 1000 टर्नओवर या उससे ज़्यादा, ये 500 हज़ार, ये है CSR की फिलॉसफी, ठीक है। तो कोई सी भी एक कंडीशन पूरी हो जाए 500 हज़ार में, सिंपल सी बात है, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ऐसे केस में जो है एप्लीकेबल हो जाता है। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर अगर ये सिचुएशन हो रही है तो एप्लीकेबल हो जाता है, इनको CSR कॉन्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। अब CSR कॉन्स्टिट्यूट में तो CSR कमेटी से, CSR कमेटी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चाहिए नहीं, तो 2 डायरेक्टर। फॉरेन कंपनी में ऐसा है कि 2 डायरेक्टर है तो 1 पर्सन रेसिडेंटेड इंडिया होना चाहिए। अब इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लफड़ा नहीं है, 2 डायरेक्टर है, उसमें 1 पर्सन रेसिडेंटेड इंडिया होना चाहिए, वो एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और इसलिए क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और अदर पर्सन जो नॉमिनेट बाय कंपनी। तो अपन ने ध्यान रख लिया 3 डायरेक्टर है जिसमें 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। 3 डायरेक्टर है जिसमें 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो तब होगा जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी होगी। इन द सेंस अगर आपको एप्लीकेबिलिटी की जरूरत नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो 2 डायरेक्टर से काम चल जाएगा। फॉरेन कंपनी में भी 2 डायरेक्टर है जिसमें 1 PRA होता है, हु एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है कमेटी, कमेटी रिकमेंडेशन देती है, बोर्ड जो है फिर पॉलिसी अप्रूव करता है, इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनी। जो क्या बोला है कि बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है कमेटी, और कमेटी CSR कमेटी जो है वो पॉलिसीज बनाती है, वो पॉलिसीज बनाती है और बोर्ड को रिकमेंड करती है। कमेटी काय के लिए बनाई है? बोर्ड ही सारे काम करे, वो कमेटी बनी है पॉलिसी बनाने के लिए, वो कमेटी सारे काम देखेगी CSR के, ठीक है। विच इंडिकेट, वो पॉलिसी वो इंडिकेट किया जो एक्टिविटी जो कर रही है ना कंपनी, वो शेड्यूल 7 के हिसाब से करे, शेड्यूल 7 के एरिया से, और अमाउंट जो है वो CSR एक्टिविटी में ही इंकर करना है। और पॉलिसी मॉनिटर बाय कमेटी बाय इम्प्लांटिंग, पॉलिसी मॉनिटर बाय कमेटी बाय इम्प्लांटिंग ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। पॉलिसी ऐसे बनाएंगे कि सिर्फ शेड्यूल एरिया में तुमको एक्टिविटीज़ जो है वो लेना है, और अमाउंट टू बी इंकर्ड इन CSR एक्टिविटी, अमाउंट जो है वो तो CSR एक्टिविटी में ही इंकर्ड होगा, ये जो अमाउंट है वो CSR एक्टिविटी में ही इंकर्ड होगा। साथ ही साथ पॉलिसी ऐसा नहीं है कि हमने शेड्यूल से 7 एरियाज़ में एक्टिविटीज़ अंडरटेकन करनी है और अमाउंट सिर्फ CSR एक्टिविटी में करना है। शेड्यूल 7 एरियाज़ में पॉलिसी को भी मॉनिटर करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रहेगा। ये जो पॉलिसीज बनाई इतनी सारी, तो इंडियन आइडल ही चल रहा है एक तरीके से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा पॉलिसी एंड इंश्योर करेगा कि एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनी, और इंश्योर करेगा कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है, पिछले 3 साल के, ठीक है, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट, ठीक है, का 2% या उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, और इनकेस कभी नहीं होता है तो आपको पॉलिसी वो बताना पड़ता है। CSR कमेटी तो उसका कंपोजिशन भी आपको जो है डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेटी है तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और जो है डिस्क्लोजर इसका भी करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर का। साथ ही साथ आपको कंपोजिशन ऑफ कमेटी का डिस्क्लोजर करना है, पॉलिसी के कंटेंट का करना है डिस्क्लोजर। तो पॉलिसी के कंटेंट देखो, पहले तो CSR कमेटी बनाएंगे तो कमेटी का कंपोजिशन, पॉलिसी का कंटेंट, और फिर 2%, ठीक है। एक्टिविटी नॉट CSR, जो पॉलिसी प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया, बाहर के प्रोजेक्ट पे खर्चा करो, CSR की जरूरत नहीं है, बाहर के प्रोजेक्ट पे खर्चा करो, नहीं CSR नहीं लगेगा, ठीक है, वो CSR एप्लीकेबल नहीं होता। बाहर का प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉइज़ के लिए है, कंट्रीब्यूशन मनी टू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, और एक्टिविटी कर रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको CSR नहीं मानेंगे। नोट करना, CSR एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस
ठीक है। CSR एक्सपेंडिचर इंक्लूड CSR एक्सपेंडिचर इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्पस। बोर्ड रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट भी इंक्लूड है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR भी जो है इसमें इंक्लूड रहेगी। पॉलिसी जो है बाकायदा आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी है, तो पॉलिसी आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी है। इनफैक्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR भी बनेगी, ठीक है। एक्टिविटीज़ इन लाइन विद शेड्यूल 7 होनी चाहिए, और कॉर्पस जो है सिंपल सी बात है वो CSR प्रोजेक्ट में लगना चाहिए विद इन शेड्यूल 7। अगर हम बात करें, ये हमने पूरी बात करी कि CSR एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कॉर्पस में। बोर्ड रिजोल्यूशन इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट, द बोर्ड रिपोर्ट इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR, और बाकायदा जो है ये कॉर्पस में आप कर रहे हो, पॉलिसी इनफैक्ट वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होगी, डिस्प्लेड वेबसाइट, राइट। अगर हम बात करें सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड अदर डॉक्यूमेंट की, तो क्या बोला है कि कंपनी सेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंपनी सेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट जो है 21 डेज बिफोर AGM। अगर सेंड करा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करा इट शैल बी ड्यूली सेंड, ठीक है। इट शैल बी ड्यूली सेंड इफ मेजोरिटी एग्रीड। देखो 21 डेज बिफोर AGM सेंड करती है, और अगर नहीं सेंड करा है, ठीक है, अगर आपने नहीं सेंड करा है, मतलब सिंपल से बात है, नहीं सेंड करा मतलब 21 दिन में सेंड नहीं करा, ठीक है, लेस देन 21 बोलो, तो क्या बोला है कि लेस देन 21 डेज हो तो इट शैल बी ड्यूली सेंड। वो मान लिया जाएगा ड्यूली सेंड है अगर मेजॉरिटी एग्री करे, ठीक है, जो होल्ड कर रहा है 95% ऑफ PUC, ठीक है। तो मेजॉरिटी एग्री कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं 90, और ठीक है, और होल्ड कर रहे हैं 95, मतलब मेजॉरिटी एग्री कर रहे हैं, ठीक है, एंड हु होल्ड 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज गिव्स द राइट टू वोट एट द मीटिंग इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी के पास शेयर कैपिटल हो तो अ मेंबर इंटाइटल टू एक्सरसाइज 95% ऑफ वोटिंग पावर। अगर शेयर जो है शेयर कैपिटल नहीं है तो मेजॉरिटी एग्री बाय पर्सन होल्डिंग 95% ऑफ शेयर कैपिटल, या तो 95% ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है ना, ठीक है। सेक्शन 8 में यही है कि इसको 14 दिन में फर्निश करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट सब आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है पर सभी आ जाता है, ऑडिट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, बोर्ड रिपोर्ट सब आ जाता है। किसको भेजना है? मेंबर्स को, डिवेंचर ट्रस्टी को, पर्सन इंटाइटल टू गेट नोटिस इन जनरल मीटिंग। तो मेंबर्स है, ठीक है, डिवेंचर ट्रस्टी है, पर्सन मेंबर है, डिवेंचर ट्रस्टी है, पर्सन इंटाइटल टू गेट नोटिस इन जनरल मीटिंग। तो पर्सन कौन इंटाइटल्ड है? डायरेक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, इनको भी आता है। और ये जो एप्लीकेबिलिटी है, तो अगर हम बात करें तो किस पे एप्लीकेबल होता है कि लिस्टेड कंपनी पे या पब्लिक कंपनी पे जिसका पेड अप नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा, राइट। मैनर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो सकता है, तो शेयर्स डीमैट में हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होगा, और डीमैट में नहीं है पर आपने कंसेंट दे दिया यार कि डीमैट में ही करो तो ठीक है। सफिशिएंट कंप्लायंस 136 का मान लेंगे अगर लिस्टेड कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो है 21 डेज बिफोर अगर रजिस्टर्ड, ठीक है, 21 डेज बिफोर अगर अवेलेबल करवा दिए तो, ठीक है, 21 डेज बिफोर रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल करवा दिए इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, तो मेंबर ट्रस्टी जो है इंस्पेक्शन कर देगा बिजनेस आवर्स में, प्लस स्टेटमेंट शोइंग सेलिएंट फीचर्स, ठीक है, तो प्लस स्टेटमेंट शोइंग सेलिएंट फीचर, एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्या बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराओ रजिस्टर्ड ऑफिस में, प्लस जो है एवरेज स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलिएंट फीचर, मतलब एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो है मेंबर को एटलीस्ट, ठीक है, मेंबर को और डिबेंचर ट्रस्टी को एटलीस्ट 21 डेज बिफोर, ठीक है, आप दे दो, बिफोर द AGM आप दे दो, क्योंकि अभी अपन ने बात करी थी कि शेयर होल्डर जो है 21 डेज बिफोर हमको देना पड़ता है। सेक्शन 8 में 14 दिन है, 21 डेज के पहले भी कर सकता है अगर 95% एग्री करते हैं, मेजॉरिटी होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप कैपिटल। अदरवाइज जो है अगर मेजॉरिटी जो है अगर मेंबर इंटाइटल जो है 95% वोटिंग पावर, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर ने अगर बोल दिया हो तो, और सफिशिएंट कंप्लायंस मान लिया जाएगा अगर जो है अगर आपने ले डाउन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट 21 दिन पहले ही रजिस्टर ऑफिस में फॉर इंस्पेक्शन
जो है मेंबर ट्रस्टी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेंबर और डिवेंचर ट्रस्टी को एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट आपने जो दे दिए हैं और वो 21 डेज पहले दिए हैं। अब शेयर होल्डर पूरा मांगे तो फिर पूरा ही दो, पूरा ले रहे तो फिर पूरा ही दो। मतलब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नोट्स, लिस्टेड कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट जो है वेबसाइट पर रखेगी और लिस्टेड कंपनी की जो सब्सिडियरीज है उसके सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वेबसाइट पे जाएंगे। तो इधर अगर हम बात करें तो सब्सिडियरी जो है सब्सिडियरी के सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे जाएंगे और जो है लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो है वेबसाइट पे जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो है वेबसाइट पे जाएंगे। सब्सिडियरी के जो है सेपरेट ऑडिटेड स्टेटमेंट जो है वेबसाइट पे जाएंगे। अब सब्सिडियरी जो है अगर फॉरेन की है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिट हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच पुट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन वेबसाइट। फॉरेन की सब्सिडियरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर टू प्रिपेयर एज पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पुट सच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर ऑडिट नहीं हुआ है पुट सच अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन वेबसाइट, ठीक है। और ट्रांसलेटेड होगा अगर उस लैंग्वेज में है तो यही बात है कि अगर फॉरेन कंपनी रिक्वायर मतलब कि फॉरेन कंपनी का अनऑडिटेड है। फिर अगर अपन बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिट, फॉरेन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की जरूरत नहीं तो अनऑडिटेड रख लो ना यार और फिर ट्रांसलेटेड कर लेना, ठीक है। बात करें कॉन्ट्रावेंशन की तो कंपनी को पेनल्टी 25,000 की और ऑफिसर को 50,000 की, तो पेनल्टी कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये लिस्टेड कंपनी के है, अपन ने पढ़ा है वो 14 दिन में 21 दिन में ये सब अपन ने बातें करी है, ठीक है। फ्रॉम द बिफोर 21 डेज बिफोर दी AGM। 137 ये इंपॉर्टेंट है, 137 भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा खासा बना के रखा है, क्या बोल के रखा है कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट और OPC में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन में फाइल करना है और डॉक्यूमेंट जो है वो 30 दिन में ही फाइल करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हुए हैं तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS, सब्सिडियरीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, सब्सिडियरीज और एडिशनल डॉक्यूमेंट सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS, सब्सिडियरीज के अकाउंट्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो वो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अडॉप्ट हुए हैं AGM में, AGM की OR में, और अगर नहीं अडॉप्ट हुए हैं इन AGM, ठीक है। तो इफ़ नॉट अडॉप्टेड, ठीक है, अगर अडॉप्ट हुए हैं और अगर नहीं अडॉप्ट हुए हैं, इफ़ नॉट अडॉप्टेड इन AGM, ठीक है, इफ़ नॉट अडॉप्टेड फाइल इन 30 days ऑफ AGM, होल्ड इट टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अडॉप्टेड, ठीक है। तो देखो अगर अडॉप्ट हुए हैं तो क्या करना है अपने को, इफ अडॉप्टेड एट AGM ऑर्डिनरी बिजनेस बढ़िया है, अगर नहीं भी अडॉप्ट हुए ना तो भी जो तुमको है ना 30 दिन में तो फाइल कर देने का है, ठीक है, कर देने का है। एंड होल्ड इट टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अडॉप्टेड, और जब तक अडॉप्ट नहीं हुए, अभी अपन ने क्या पढ़ा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अगर अनअडॉप्ट हुए हैं तो रजिस्ट्रार ले लेगा अडॉप्टेड ये ले लेगा। एंड होल्ड इट टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अडॉप्टेड एंड फाइल एंड अडॉप्शन में बी एट एडजन जनरल मीटिंग, हो सकता है एडजन जनरल मीटिंग में हो जाए तो एडजन जनरल मीटिंग के 30 दिन में फर्निश कर देना, ठीक है। पर ये प्रोविजनल रख लेगा, वो प्रोविजनल रख लेगा, तो प्रोविजनल रख लेगा, ठीक है। और अडॉप्शन जो है मे बी एट एडजन जनरल मीटिंग, अडॉप्शन जो है वो एडजन जनरल मीटिंग में होगा, तो ठीक है एडजन जनरल मीटिंग के 30 दिन में रख देना। अगर AGM ही नहीं हुई तो भैया, AGM नहीं हुई तो ये तो अपन ने पढ़ दिया A पढ़ा अपन ने, ठीक है, अपन ने पढ़ा B, C AGM नहीं हुई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट प्लस फैक्ट एंड रीजन ऑफ नॉट होल्डिंग AGM, कि आप AGM क्यों नहीं होल्ड कर रहे हैं, लास्ट डेट के 30 दिन में कर देने का। एंड नोट इफ फॉरेन सब्सिडियरी नॉट रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिट, फॉरेन सब्सिडियरी रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिट नहीं है तो अपन ने पढ़ा था कि अपन ने यही तो पढ़ा था कि अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वेबसाइट पे पुट करेंगे। लिस्टेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट, सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट, सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडियरी के, और अगर सब्सिडियरी फॉरेन है तो उसके भी सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बोला है कि फॉरेन सब्सिडियरी नॉट रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड देन होल्डिंग कंपनी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को देगी, ठीक है, प्लस डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन भी देगी, और वैसे भी सिंपल सी बात है रजिस्ट्रार को दे देगी। अभी तो अपन वेबसाइट की उधर बात कर रहे थे, इधर रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं। और ट्रांसलेटेड कॉपी अगर जो है अदर देन इंग्लिश है तो, क्लास ऑफ कंपनी की बात करें
तो क्लास ऑफ कंपनी लिस्टेड, अभी अपन ने पढ़ा था, अपन ने नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा, साथ ही साथ टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, इनको जो है 21 दिन में ये जो फर्निश करना है, ठीक है। नेटवर्थ और टर्नओवर, नेटवर्थ एक लिस्टेड कंपनी को तो करना है, और अदर पब्लिक कंपनी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, इन पे रखना है। और क्लास ऑफ कंपनी की बात करें तो लिस्टेड और अनलिस्टेड, ठीक है। अनलिस्टेड में नेटवर्थ पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। XBRL फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट को XBRL मोड में रखना है, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, और जो है और में होना चाहिए, ठीक है। उधर नेटवर्क एंड टर्नओवर देखो दोनों है उसमें एडेड। नेटवर्थ जो है 1 करोड़, नेटवर्थ कितना 5 करोड़ है ना शायद तक, नेटवर्थ है अपना, हाँ 1 करोड़ से ज़्यादा है, और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा। इधर बोल रहे पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ा, नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा। इधर बोल रहे नेटवर्थ नहीं बोल रहे, इधर बोल रहे पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, और टर्नओवर हो या 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो XBRL पे भी यही है, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर तुम्हारा 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है एज पर इंड AS। नोट क्या है, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, अगर वंस एप्लीकेबल है तो सभी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ NBFC बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस और पावर वाली कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है। और अपने पेड अप कैपिटल 5 और 1000 पढ़ा, ठीक है, 5 और 100 पढ़ा है यार, 5 और 100, ठीक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है, ठीक है। कंपनी फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फेल टू फाइल 137, अभी अपन ने जो है फाइलिंग की बात कर रहे थे ना, ये सब फाइलिंग वाइलिंग की बात चल रही शायद तक, ओके। 137 की पनिशमेंट है भैया, फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी को 1000 पर डे, ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू MD और CFO को, ठीक है, MD एंड CFO बोला है, तो क्या MD, ओके, MD एंड CFO जेल 6 महीने की, 6 महीने जेल को जाएंगे, और 1 लाख से 5 लाख। और डायरेक्टर इंचार्ज, देन इफ़ नॉट MD CEO देन डायरेक्टर इंचार्ज, और अगर डायरेक्टर इंचार्ज नहीं है तो डायरेक्टर इंचार्ज, अगर डायरेक्टर इंचार्ज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सारे डायरेक्टर। MD CFO, ठीक है, सबको जाएंगे जेल जाएंगे 6 महीने के लिए, 1 लाख से 5 लाख है। डायरेक्टर इंचार्ज, अगर ये नहीं है तो डायरेक्टर इंचार्ज, अगर ये नहीं, अगर डायरेक्टर इंचार्ज भी नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर। 138 है 10 25 50 100 200, ठीक है। तो DPBT आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट प्रॉफिट, ठीक है। PUC पेड अप कैपिटल, बोरिंग, और बोरिंग में बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टर्नओवर, तो DPBT 25,000 100 200, तो 25,000 25 से उससे ज़्यादा, 50 से उससे ज़्यादा। आउटस्टैंडिंग बोरिंग में 100 से ज़्यादा है, ये नहीं बोला है 100 या उससे ज़्यादा, बोला है 100 से ज़्यादा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बोरिंग में याद रखना कि वो एट एनी पॉइंट इन टाइम एक्सीडिंग 100 करोड़ है, सॉरी एक्सीडिंग ₹100 करोड़, 100 या उससे ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है, तो 100 या उससे ज़्यादा है, ऐसा है। तो DPBT है, अब प्राइवेट कंपनी हो तो 100 200 है। DPBT बी ऐसे बोरिंग, आउटस्टैंडिंग दोनों बोरिंग, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पेड अप कैपिटल DPBT, ठीक है, 100 और 200, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी है, ये आ गया अपना। और एवरी कंपनी शैल परफॉर्म इंटरनल ऑडिट हु विल परफॉर्म, ठीक है। एवरी कंपनी शैल परफॉर्म इंटरनल ऑडिटर हु विल परफॉर्म इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इन एवरी कंपनी इंटरनल ऑडिट करेगा। CA इन प्रैक्टिस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, CS इन प्रैक्टिस हो सकता है, नहीं हो सकता है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैनर बोर्ड मीटिंग में बताएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट भी बोर्ड ही डिसाइड करेगा। ऑडिट कमिटी बोर्ड इन कनेक्शन विद इंटरनल ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड इन कनेक्शन विद इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। बोर्ड ही जो है वो मैनर भी बताएगा, बोर्ड ही जो है वो फ्रीक्वेंसी बताएगा, स्कोप बताएगा, फंक्शन बताएगा, पीरियड बताएगा ऑडिट का, कि कितने पीरियड तक तुमको ऑडिट करने का है, कितना पीरियड ऑडिट करने का है, ये सब चीज़ें इंटरनल ऑडिटर बताएगा। और इस तरीके से अपना ये ओवर होता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, राइट। तो हमने इसका रिवाइज करा है, फटाफट तरीके से हमने रिवाइज करा है, जिसमें अपन ने ये सब चीज़ें बातें करी है, ठीक है। AGM में 30 डेज इन AGM, लास्ट डेट में 30 डेज, लास्ट डेट और एडजन AGM के 30 डेज में। फिर अपन ने बात करी कि ठीक है फॉरेन कंपनी है तो ऑडिट हुआ हो नहीं हुआ हो दोनों हैं, ऑडिट हुआ है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे, वेबसाइट पे सब जाता है, सही है। अवेलेबल करवा दो सारा का सारा,
जो है अवेलेबल 21 दिन पहले अवेलेबल कर दो इंस्पेक्शन के लिए। और सेलियन फीचर है एवरेज प्रॉस्पेक्टस आप भेज दो 21 दिन पहले। और ये सेक्शन 8 में 14 दिन है, ठीक है, सेक्शन 8 में 14 दिन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट बोला है, वेबसाइट ऑफ कंपनी में बताना है। अदर डॉक्यूमेंट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट सभी आ जाता है। और डिवेंचर ट्रस्टी सब पर्सन जनरल मीटिंग में जाएगा। और नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ या नहीं 1 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। कमेटी बनाने की है 2% है एवरेज नेट प्रॉफिट का। अगर नहीं करा है तो डिस्क्लोजर कर देना। कंपोजिशन है कुछ पे जो है ये नहीं माना जाता है। एम्प्लॉय 182 ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मत मार कर लेना यार, ये CSR में नहीं आएगा। प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया है, नहीं आता। CSR का खर्चे है, कॉर्पस है, बाकायदा कॉर्पस में रख दो तो भी चलेगा। बोर्ड में एनुअल रिपोर्ट भी आती है, एक्टिविटीज शेड्यूल 7 की है। कॉन्स्टिट्यूट करे तो डायरेक्टर 3 में से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो 2 डायरेक्टर, फॉरेन कंपनी में से 2 में से 1 पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। 500 हज़ार है नेट। देखो अब ये 3 चीज़ तो अपन इधर ही पढ़ ली। उधर अपन ने पढ़ा था नेटवर्थ और टर्नओवर दोनों साथ में। उधर अपन ने पढ़ा पेड अप कैपिटल और टर्नओवर। इधर है नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ और टर्नओवर, ठीक है। इधर प्रॉफिट आ गया तो नेटवर्थ टर्नओवर पेड अप कैपिटल नहीं है, नेट प्रॉफिट नेटवर्थ टर्नओवर NNT, ठीक है। तो 500 हज़ार कर लो, ये याद हो जाएगा 500 हज़ार। सी साइन करवा देना। C+2 C और 2D से एक MD होना चाहिए, CO CFO CS से। ये है सब, ये जो सर्कुलेट होगा, ठीक है। अप्रूवल बोर्ड रिजोल्यूशन में करवा देना। ये सब ये DRS कौन पड़ता है भैया। रिमूवल ऑफ और ये ओपनिंग अकाउंट है, अकाउंट ओपन करना है, उसको लग रहा है कि फ्रॉडलेंट हुआ है और ये अपने पास मिस रिलायबल अगर मिस मैनेजमेंट है ड्यू टू कंपनी अफेयर मिस मैनेजमेंट ड्यू टू डाउट ओवर द रिलायबिलिटी। डाउट है यार, या लग रहा है कि अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडलेंट मैनर। अकाउंट जो प्रिपेयर हुए वो फ्रॉडलेंट मैनर में हुए। तो अकाउंट जो प्रिपेयर हुए ना वो फ्रॉडलेंट मैनर में हुए। अकाउंट जो प्रिपेयर हुए ना वो फ्रॉडलेंट मैनर में हुए हैं, या कंपनी अकाउंट जो है फ्रॉडलेंट मैनर में हुआ है कि कंपनी अकाउंट जो मिस मैनेज ड्यू टू रिलायबिलिटी, ठीक है। तो भैया 8 फाइनेंशियल ईयर है और वो जो है डिवीजन में यानी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो इधर 8 पिछले साल के 8 और जो है इंस्पेक्शन के लिए अगर है बुक्स ऑफ अकाउंट मोर देन 8, बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट फॉर मोर देन 8, बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट फॉर मोर देन 8, ठीक है। तो आपको फिर रीओपन सबका ही करना है। रिप्रेजेंटेशन देंगे, अपने रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है, वो तो देंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट CFS है, स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें तो फिनेंशियल स्टेटमेंट CFS और स्टेटमेंट है। सेलियन फीचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडियरी और एसोसिएट सब बताना पड़ता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ ही स्टेटमेंट ऑफ सेलियन फीचर ऑफ सब्सिडियरी और एसोसिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन के, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कि यार देखिए तुम सब्सिडियरी हो, सारे मेंबर ने कोई मना नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, सारे मेंबर है यार। अनलिस्टेड सब्सिडियरी है, साथ ही साथ जो है जब तुम्हारी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने कर दिया है शेड्यूल 3 तुमको भैया अगर ये फॉलो नहीं करने का है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से कराओ तो भी चले जाएगा। 83 होना चाहिए। ले डाउन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे ले डाउन, ठीक है। 83 शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। बैंकिंग इंश्योरेंस पे नहीं लगता, ये अपने बात करनी। डायरेक्टर 128 में रजिस्ट्रार जो है वो 206 में मेंबर कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब डिसाइड करेगा। लॉ बोलेगा तो भी मेंबर कर सकता है वो SFI 212 में, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस है, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है। इंडिया में अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्वार्टरली समरी रिपोर्ट चली जाएगी ब्रांच ऑफिस की, उनके रिकॉर्ड्स उनके पास ही रहने दो। फिर 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक जो है प्रिजर्वेशन कर देना। 8 से ज़्यादा भी कर सकते हो। डायरेक्टर जो है मंगवा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया। रिक्वेस्ट करना 15 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और MD होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस वाला होना चाहिए। CFO अदर पर्सन जो है और इंस्पेक्शन जो ऑडिटर है बिजनेस आवर्स में होगा जो है। अगर हम बात करें जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम DATT डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम टू एंड फेयर व्यू एक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए। और जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन एट रजिस्टर ऑफिस एट एंड जो है ब्रांच ऑफिस। तो ट्रांजेक्शन जो है रजिस्टर ऑफिस में हुए हैं या ब्रांच ऑफिस में हुए हैं, ठीक है। बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। दो सब गवर्नमेंट 1% स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप वाली, ठीक है। जैसे अपना और होता है